हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चैनल तो आप जान ही रहे हैं, फिजिक्स फाउंडेशन है। सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत धीरे आ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं 1 कॉन्सेप्ट प्लस 1 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे ठीक कुछ ही समय में, और एक क्वेश्चन बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है जैम के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं शुरू करूँगा मैकेनिक्स, ठीक है ना, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स। मैं ही फिर उसके बाद पढ़ाऊँगा आपको ईएमटी, जिसमें मतलब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। और फिर उसके बाद आपको मैथमेटिकल फिजिक्स होगा और क्वांटम मैकेनिक्स। मैं ये सब चीज़ें 4 सब्जेक्ट मैं देखूंगा, बाकी 2 सब्जेक्ट आपके आकाश सर देखेंगे, थर्मल फिजिक्स और वेव्स एंड ऑप्टिक्स, यही सेम आएगा। ठीक है ना। और जो बचे सब्जेक्ट हैं उनको आपको हेमंत सर देखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग 1 कॉन्सेप्ट एंड 1 क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करें। देखिए, तो 1 कॉन्सेप्ट 1 क्वेश्चन सीरीज में सबसे सिंपलेस्ट जो क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे शुरू होती है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, बिल्कुल जान रहे हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करना है। ठीक है, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होगा, बिल्कुल पता है, जानते सब है, लेकिन उसको यूज कैसे करते हैं ये नहीं पता है। ठीक है ना। तो आइए पहले शुरू करेंगे हम लोग वेलोसिटी से। ठीक है, मेरे हिसाब से, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से ये मुझे पता है कि आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो पता ही होगा। ठीक है ना। डिस्टेंस क्या होता है भैया, वो स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मिनिमम दूरी होती है। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मिनिमम दूरी होती है। और डिस्टेंस आपका लॉन्गेस्ट, जितनी डिस्टेंस हो चला आप उसको सबको जोड़ डालिए। ठीक, तो इतना आपको पता होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग वेलोसिटी से। देखिए, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है, राइटिंग थोड़ा गंदी है तो संभाल लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। जो लिखूंगा वो मैं बोलूंगा भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वेलोसिटी क्या है, जैसे वेलोसिटी की जो प्रॉपर एकदम बेसिक इक्वेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, v वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, यही लिखते हैं। ठीक है ना। या हम लोग ऐसा लिखते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये लिखते हैं भैया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक, और स्पीड को वहीं हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो वेलोसिटी और स्पीड में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो क्या है भैया, तो वेलोसिटी आपने लिखा डी आर बाई डी टी। ठीक, ऐसे ही हम लोग जब एक्सीलरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डी बी डिवाइडेड बाई डी टी, ऐसा लिखते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे मैं ये आपको कुछ केसेस बताता हूँ कि जैसे आप लोग कहते हैं कि कब ये जीरो होगा, कब ये जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर आर है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। कोई वेक्टर आर, मैंने ये कहा कि जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सॉरी, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, इस पे ये मैंने वेक्टर आर बना दिया। ठीक, और ये क्या कर रहा है ना, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है इसमें। ठीक, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है ना। ठीक है ना। तो क्या डी, मतलब कि क्या इसकी वेलोसिटी, मतलब जो जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है, क्या ये कौन सी, या ये जीरो होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि सर्कल में रेडियस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सही। ठीक, तो क्या ये जो वेक्टर है, मतलब डी आर बाई डी टी, मतलब जो वेलोसिटी है, इस वेक्टर की वेलोसिटी जो है वो क्या जीरो होगी, नहीं जीरो होगी। क्यों नहीं जीरो होगी, क्योंकि भैया यहाँ पे देखो आर वेक्टर लिखा है। ठीक है ना। आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप, ये क्या है, यही डायरेक्शन, वेक्टर आर की डायरेक्शन। अब देखो वेक्टर आर की डायरेक्शन, अगर ये वेक्टर आर हमारा घूम रहा है, ठीक है, अगर वेक्टर आर हमारा घूम रहा है, ठीक, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, दूसरे ही टाइम पे इधर इस डायरेक्शन में हो गया। तो देखिए क्या हो रहा है कि जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रही है ना, देखो ना, डायरेक्शन चेंज हो रहेगी, नहीं, ऐसे 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 चारों तरफ चेंज होती रहेगी, बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने से ये हम नहीं कह सकते कि हमारा वेलोसिटी जीरो होगी, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, ऐसे ही हमारा एक्सीलरेशन का केस है। अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कह दूं, ठीक है ना, अगर मैं स्पीड कांस्टेंट कह दूं, ठीक है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है भैया स्पीड। ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी को कह दो कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कांस्टेंट है, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, नहीं, एक्सेलरेशन तब भी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा।
ठीक है ना, क्योंकि ये जो वेलोसिटी आप लिखे हो ना v, ये क्या लिखते हो v ए मैग्नीट्यूड एंड v कैप, ठीक है ना, इस पे भी डिपेंड करेगा भैया। अगर ये चेंज हो रहा है, अगर ये हमारा चेंज हो गया देन हमारा ये भी चेंज होता रहेगा, जिसके कारण से ये हमारा टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक, बिल्कुल सही हो गया। तो एक्सेलरेशन हम ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें, ठीक है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, हम क्या करें, डी आर और डी आर से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी इंटू डी आर बाई, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो भैया। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया, वेलोसिटी बन गई ना, बिल्कुल सही। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v डी वी बाई डी आर, ठीक है ना। ठीक, एक्सीलरेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हमारा एटमोस्ट जो हर लगभग जगह जो यूज होगा, वो जब हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब हम लोग ऐसे एक्सीलरेशन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि एक्स डायरेक्शन में ही सिर्फ मोशन हो रहा है, ठीक है ना, तब मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सीलरेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन में ही सिर्फ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ऑफ एक्स, ठीक है ना, ए ऑफ एक्स वेक्टर लिख सकते हो। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो आपको वेक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही। तो ए ऑफ एक्स दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वी एक्स डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आपको देखो वेलोसिटी और पोजीशन, अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी और पोजीशन में इंटीग्रेट करके आप रिलेशन निकाल सकते हो, सही है ना। और यहाँ पे भी आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ए ऑफ एक्स क्या हो जाएगा भैया, डी वी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना। तो ये देखो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन में रिलेशन, ये हमारा है भैया वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। इसी का बेस लेके हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं किसी भी रैंडम बंदे को उठा लूँ और वो फिजिक्स कर रहा है तो वो जरूर से जरूर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जरूर बता देगा, ठीक है ना, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अब पूछूं कि भैया इसको यूज कहाँ करेंगे और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कब यूज करेंगे, तो उसको नहीं पता है, ठीक है ना। तो उसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग, जब एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है। जब आपने 9th 10th 11th 12th में, 9th और 11th में दोनों जगह आपको ये डेराइव कराया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ आपको ये कंसीडर कराया जाता है कि एक्सीलरेशन अगर हमारा कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशन निकल के आएंगी। कैसे आती हैं, देखिए क्या हम लिख सकते हैं, जैसे वहाँ ये लिखा है, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, बिल्कुल सही। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है ना, अभी मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। अगर हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, अगर हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया तो मैं dt को अगर इधर ले आऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो ए डी टी दिस इक्वल टू डी वी, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है ना। जब, और ये किसके ऊपर इंटीग्रेशन है, देखो टाइम के ऊपर है, ये वेलोसिटी के ऊपर है। जब टाइम हमारा 0 होगा तो हमारी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है ना। ये काइनेमेटिक्स में डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने ये बताया आपको, जो अपने मैकेनिक्स के लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बताया कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में एक ही अंतर है। काइनेमेटिक्स आपका क्या होता है भैया, जहाँ पे आपको रीजन नहीं चाहिए मूवमेंट का, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि कोई एक बॉडी है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, किस कारण से मूव कर रही है, उस पर फोर्स लगा है कि नहीं लगा, इससे हमें मतलब नहीं है, तब हम कहते हैं कि वहाँ पे काइनेमेटिक्स आ गया, ठीक है ना। अगर हमें क्या चाहिए, उसका कारण चाहिए, जैसे वो बॉडी मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, उस पर फोर्स लगा होगा, ठीक है ना। तो फोर्स क्या है आपका, रीजन है उस बॉडी के मूवमेंट का, ठीक है ना। तो उस केस में हम कहते हैं कि बॉडी की डायनेमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। इस केस में हम कहते हैं बॉडी की काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अब समझ गए। अब देखिए तो क्या हुआ, टाइम 0 पे हमारी वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है ना। और टाइम जब t हमारा हो गया, फाइनल टाइम जब पहुंचा तो हमारी वेलोसिटी हो गई v, बिल्कुल सही, ठीक है। और एक्सीलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या हम ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले लो भैया। यहाँ से देखो तो हम लिख सकते हैं at दिस इक्वल्स टू v माइनस u, ये लिख सकते हो भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको क्या करो, आप रीअरेंज कर दो, ठीक। और रीअरेंज करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है भैया, v इक्वल्स टू u प्लस at, मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया भैया, बिल्कुल मिल गया ना। तो यहाँ पे देखो कंसीडरेशन क्या था कि एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये निकल गया है, मतलब कि ये इक्वेशन तभी यूज कर सकते हो जब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाए,
कांस्टेंट हो जाए, वो चाहे जो भी केस हो। किसी भी केस में अगर आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिल रहा है देन आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। बिल्कुल सही, ठीक है। ये हो गया भैया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, चलो सेकेंड इक्वेशन इसी से निकल जाएगा। देखिए वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी, ठीक है ना, dr बाई डी टी लिख सकते हो, या डी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dt, ठीक है ना। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। देखिए तो क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन आपको निकालने के लिए आपको फिर से वही अज्यूमशन हमारी वही है कि ए हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको कहीं नोट कर लेना, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी यूज करोगे जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो देखिए सेकंड के लिए डी आर बाई डी टी लिख सकते हो, या मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए एस लिख देता हूँ, ठीक है ना, डी एस बाई डी टी लिख सकते हो भैया, बिल्कुल लिख सकते हो यार। एस क्या है, कुछ लोग कहते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में पूछूंगा तो बता तो देंगे, लेकिन अगर पूछूं मैं एस क्या है तो कुछ सब लोग मतलब 60% लोग ऐसे हैं जो कहेंगे एस क्या है भैया, डिस्टेंस है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट है भैया, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की जगह इसको रिप्लेस किया गया, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी दिस इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये लिख सकते हो, ठीक है। फिर से अब क्या करो आप, इंटीग्रेशन, चलो आप इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो क्या होगा भैया, डी टी और डी एस पे इंटीग्रेशन होगा आपका। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, डी एस इक्वल्स टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी, बिल्कुल सही। और हम क्या कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। जब टाइम 0 था, ठीक है ना, इसकी लिमिट अगर हम लोग नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट हमें फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मतलब इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से हमें कांस्टेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर आपकी फाइनाइट इंटीग्रल नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा बाहर, ठीक है ना। तो मैं पहले से ही आपको क्या कर दे रहा हूँ, इनिशियल कंडीशन के हिसाब से हम लोग पहले से ही फिक्स कर देते हैं कि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी जिससे हमें कांस्टेंट आखिरी में ना आए, बिल्कुल सही। तो देखिए जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं मान लूँ s नॉट था, ठीक है ना। ये भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मान लीजिए ये y है और ये x है, यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है ना। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसकी ये वाली इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये s नॉट है, ठीक है ना। ऑरिजिन ये है, मतलब यहाँ से आप मेजर कर रहे हो, बिल्कुल सही। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, s नॉट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक, जो बॉडी है उसका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, s नॉट है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए फाइनल टाइम t पे जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं कह रहा हूँ s, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आपका जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आया वो निकल के आया s माइनस एस नॉट दिस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि नहीं भैया, है ना, बिल्कुल सही। और यहाँ पे एस नॉट हम लोग जो हमारी ओरिजिनल कभी भी हम कहीं भी बोलते हैं या लिखते हैं तो वहाँ पे हम पहले ही कह देते हैं कि एस नॉट हमारा 0 होगा, लेकिन ये डिसाइडेड नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ हुआ है एस नॉट तो वहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, अगर नहीं है देन आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही। और यहाँ पे भी देखिए यही कंसीडर किया गया है कि आपका जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। अब देखिए इसी से जैसे हमने एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से ये दोनों इक्वेशन निकाले, अभी इसी एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से हम लोग थर्ड वाली भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने कहा कि एक्सीलरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है भैया, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि हर एक, ये मैंने बताया नहीं अभी बता रहा हूँ कि क्या होगा, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन, ऐसा ही होगा। तो हमारा जो मोशन है, किसी बॉडी का जो मोशन है वो हर एक डायरेक्शन में इंडिपेंडेंट होता है अपनी अलग अलग डायरेक्शन से। जैसे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में एक ही पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। जैसे मैं मान लेता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, तो उसमें एक्स में भी मूवमेंट होता है और वाई भी डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो मतलब कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें डील करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक्स डायरेक्शन में मोशन देख लो, ठीक है, उसके हिसाब से अपनी इक्वेशंस लिख लो, वाई में मोशन देख लो, उसके हिसाब से लिख लो, और जी में डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में आप देख लो, उस डायरेक्शन में आप अपना जितनी भी इक्वेशन है आप उसको लिख लो और फिर तीनों साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, बिल्कुल सही।
ऐसा ही होता है भैया। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इस वाली डेफिनेशन को यूज करके, एक्सीलरेशन की ये वाली अगर डेफिनेशन यूज कर रहे हो तो इसकी मदद से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो मैंने कहा कि हर एक डायरेक्शन में जो मोशन है बॉडी का वो इंडिपेंडेंट होगा अपनी अलग अलग डायरेक्शन से, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो हम लोग एक डायरेक्शन अगर मान लें तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे। तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एस, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एस में क्या कह रहा हूँ भैया, डिस्प्लेसमेंट है, मैंने कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ, एस माइनस एस नॉट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन क्या है, हमने कांस्टेंट माना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी एस दिस इक्वल्स टू वी डी वी, इंटीग्रेट कर दो भैया। तो यहाँ से देखो, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो था या एस नॉट था, क्या मानना है, चलिए ठीक है एस नॉट मान लेते हैं। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट एस नॉट था तब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी यू, ठीक, और फाइनल वेलोसिटी हमारी वी है। जब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है हमारा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा एस है, बिल्कुल सही। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा। चलिए ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या मिलेगा, वहाँ से इंटीग्रेट करो, देखो 2a s - s नॉट दिस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया भैया, ठीक है ना। तो इससे आपको ये पता चला कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बहुत केस हैं, ठीक है ना। और अगर आपको ये समझ में आया, ठीक है ना, कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a s माइनस एस नॉट, ठीक है ना। अगर ये आपको समझ में आए तो सेम डिट्टो केस अगर आपका, देखिए इसमें क्या है, ए लीनियर एक्सीलरेशन है, बिल्कुल सही है, ठीक। अगर हमारा क्या हो जाए, एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाए, सेम केस आपका एंगुलर के केस में हो जाए, ये क्या हो जाए, एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर मैं इसको कह दूँ, कहाँ गया, हाँ, ये हमारी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारा अगर हो जाए एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है ना, देन ये सब केस हमारे सर्कल के मोशन में काम आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कैसे, देखिए अगर आपको रिप्लेस कर देनी है पूरी इक्वेशन सर्कल के केस में, ठीक है, देखिए कैसे होगा। अगर मैं ये कह दूं कि हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है भैया, कांस्टेंट है। एंगुलर एक्सीलरेशन को कांस्टेंट लिखोगे तो अल्फा लिखते हैं, ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन को, और इसको लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। सेम जैसे आपका लीनियर वेलोसिटी होती है वैसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर अल्फा हमारा कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा को, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो भैया, डी ऑफ डी थीटा बाई डी टी, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे थीटा हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये हमारा क्या है, एस हमारा क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही है, ठीक। तो अगर हमारा अल्फा कांस्टेंट है तो सेम डेरिवेशन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप रिप्लेस करो। कैसे रिप्लेस करना है, देखो ए को किससे, अल्फा से, बिल्कुल सही। टी तो हमारा टाइम तो टी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टी हमारा टी ही भैया। ओमेगा, सॉरी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी, इसको हम ओमेगा से लिख देते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख देते हैं ओमेगा नॉट, ठीक है ना। तो सारी इक्वेशंस जो हैं वो किस में रिड्यूस हो जाएंगी, सारी इक्वेशंस को हम लोग, इसको अगर रिप्लेस कर दोगे तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारा सर्कुलर के केस में भी लग जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, और लीनियर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ तक भी अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है तब भी आप ये सारे इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन जो है आप रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन के रेस्पेक्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है ना, अगर हमारा रिलेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। जैसे एक बॉडी आपकी, जैसे एक बॉडी है, ये दूसरी सेकंड बॉडी, ठीक है, ये एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है, और ये हमारी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है, ठीक है ना। तो इनके बीच का अगर मैं रिलेटिव एक्सीलरेशन लिखूँ, A12 माइनस A1 दिस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं,
5 - 2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब कि हम लोग ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब कि हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ भी रिलेटिव मोशन के केस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब में आपको क्या लगाना देना पड़ेगा, आपको हर जगह आप रिलेटिव चीज़ें लगानी पड़ेंगी। जैसे कैसे, देखिए v की जगह v12 दिस इक्वल्स टू u12 प्लस a12 एंड dt। ठीक है, बिल्कुल सही ना, v इक्वल्स टू u प्लस at था, सारी वैल्यू जो आपकी हैं ये v u और a अब क्या हो गई, रिलेटिव हो गई। ठीक है ना, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। बिल्कुल सही, ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका केस था इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इक्वेशन ऑफ मोशन लगता बहुत सरल है, क्यों, क्योंकि यार 3 ही इक्वेशन है और वो सबको पता होती है इसलिए, लेकिन यूज करना नहीं पता होता है, इसलिए आपको ये मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके जय में भी पूछ सकता है कई बार। ठीक है ना, जैसे MCQ जो 1 मार्क्स के जो आते हैं उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन। ठीक है, ये तो नहीं कहेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जब जैम का सिलेबस देखेंगे तो उसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखा है। ठीक है ना, लिखा है कि नहीं लिखा, अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखा है ना तो ये वो मानते हैं कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आता ही होगा। बिल्कुल सही, अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आ रहा है आपको तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ ही रहा होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए जब न्यूटन का सेकंड लॉ लिखते हो तो लिखते हो F = ma। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तब कैसे डील करना है, एक्सेलरेशन जब वेरी करेगा तब कैसे डील करना है, आपको मैंने सिखा दिया। ठीक है ना, एक्सेलरेशन जब वेरी करेगा वो सेकंड लेक्चर जो इस पे आएगा उसमें मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना, अभी आप सिर्फ ये जाने कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कैसे हम लोग डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। बिल्कुल सही, चलिए ठीक है। अब देखिए इस पे अगर मैं क्वेश्चन करना चाहूँ, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कोई, यार क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, चलिए ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेते हैं। ठीक है ना, इसके केस में भी एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है। ठीक है ना, और हाँ ये भी आपको बता दूं कि जैसे किसी भी बॉडी की मोशन हो रही है, ठीक है ना, कोई बॉडी हमारी अगर मूव कर रही है और उस पर कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या करता है ना, उस बॉडी का जो मोशन है उसको अपनी डायरेक्शन में लाना चाहता है। समझ रहे हो कैसे, देखो जैसे यहाँ से आपने थ्रो किया कोई बॉल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और वो इधर से आया और इधर ऐसे फॉल हुआ। ठीक, अब आप देखो इस पॉइंट पे जो बॉडी का मोशन है या वेलोसिटी है वो उस डायरेक्शन में है, लेकिन इसका जो जी है मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड लग रहा है। अब देखो यहाँ पे एंगल ज़्यादा ये वाला है कि नहीं है, यहाँ पे आ गया इस डायरेक्शन में हो गया और जी नीचे लग रहा है। ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल ज़्यादा है, ये कम हुआ। ठीक है, जब यहाँ पे आ गया देखो इस डायरेक्शन में आया, ठीक, जी नीचे ही लग रहा है ना, और हमारा जो एंगल है यहाँ पे और कम हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल कम हुआ। तो देखिए तो क्या करता है, हमेशा जो मतलब एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है ना वो बॉडी को अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। देखो ये हमारा भी है ना, तो ये इसको अपनी डायरेक्शन में मोड़ रहा था, यहाँ पे लाके जीत गया। ठीक है ना, पूरी तरह से। अब यहाँ पे जब आया ना तो इधर ही इसका, या आप इस डायरेक्शन में कह सकते हो, गिरा तो इस डायरेक्शन में, और जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है नीचे है। ठीक है ना, कुछ ऐसा तिरछे जाके ऐसा कुछ गिरेगा ना, जैसे ऐसा कुछ है। ठीक, तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी वेक्टर और इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन वेक्टर, या ऐसा कह सकते हो कि वो जो एक्सेलरेशन वेक्टर है या जो एक्सेलरेशन है जो लग रहा है बॉडी पे वो क्या करता है, वो वेलोसिटी को अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है ना, तो इतना आप समझ गए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई आपने बॉल थ्रो की, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया थीटा। ठीक है ना, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना सिखाऊंगा। ठीक, और इस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर सकते हो, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से
किसी इनिशियल वेलोसिटी u से आपने कोई बॉल थ्रो कर दी, बिल्कुल सही है। देखिए अब यहाँ पे जो मोशन है बॉडी का वो 2D में है, ठीक है ना, वन डायरेक्शन सेकेंड डायरेक्शन, ठीक है ना, 2 डायरेक्शंस में है या 2 डायमेंशन में, ये भी कह सकते हो, बिल्कुल सही। तो अब मैंने क्या कहा था कि हर एक डायरेक्शन, जो मोशन की डायरेक्शन होती है, हर एक डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है, आपको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। फिर आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे या आप ऐसा कर सकते हो कपल्ड इक्वेशन मिल सकती हैं, ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, बिल्कुल सही ना। तो चलिए देखिए अब क्या करना है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी लिखूँ, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, बिल्कुल सही, ठीक है। या मैं इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखूँ कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या है, u ऑफ cos थीटा, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है u ऑफ साइन थीटा, बिल्कुल सही, भैया बिल्कुल सही है। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी अभी फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपको समझ में आया, बिल्कुल सही। अब देखिए एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो एक्सीलरेशन है भैया ना जी, एक्सीलरेशन क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब कि एक्सीलरेशन वेक्टर अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस जी जे कैप, बिल्कुल सही। या अगर मैं y के लिए लिखूं, क्योंकि x डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, 0 है, ठीक है, तो a ऑफ y माइनस जी हो गया एंड a ऑफ x क्या हो गया, 0 हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल हमारा यहाँ जाके जैसे लैंड किया, जो फाइनल वेलोसिटी हमारी वो हो गई 0, बिल्कुल सही, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटीज क्या हो गई, 0 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लिख देते हैं वी एक्स दिस इक्वल टू वी वाई दिस इक्वल टू 0। अब देखिए आपको वी यू और ए मिल गया, तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं दोनों डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये लिखते हैं, देखिए लिखिए आइए, एक्स डायरेक्शन में पहले लिखते हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन मैं लिखना बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जिसको आता है उसके लिए नहीं है, ठीक है ना, जिसको आता है वो लोग कह रहे हैं यार क्या बता रहा है, नहीं, जिसको नहीं आ रहा है उसको सिखाना है। तो एक्स डायरेक्शन में आइए लिखते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में लिखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो मैंने लिखा, ये वाली जो इक्वेशन लिखी थी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, क्या वो सच में 0 होगी, आइए देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी, अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी 0 रख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सीधे ऐसे ही रैंडम कि यहाँ लैंड करेगा और वो रुक जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। क्या हम लोग प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं तो क्या वहीं जाके वो रुक जाता है, नहीं रुकता नहीं है, वो मूव कर जाता है। अगर रुक गया देन तो उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है, लेकिन रुकता नहीं है, वो मूव करता है ना थोड़ा सा, ठीक है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है एट द इम्पैक्ट। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, अगर किसी सैंड पे फेंकें या बालू वाली जगह है वहाँ पे हम लोग ऐसे फेंकें तो क्या होता है, वहीं पे जाके रुक जाती, नहीं भैया, जहाँ पे लैंड किया वहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रही होगी ना, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन के कारण, ठीक, फ्रिक्शन के कारण जब सैंड थी, फ्रिक्शन के कारण वो और मूव नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ पे रुक गया। लेकिन जब फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल वहाँ पे जब वो गिरा तब उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी थी ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जो लिख रहे थे वो नहीं लिख सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, अगर हम लोग v ऑफ एक्स सीधे ही 0 ले लेते तो a ऑफ एक्स 0 है ही, तो भैया u ऑफ एक्स भी तो 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, v ऑफ एक्स हमें यहाँ से मिला कि वो u ऑफ u cos थीटा है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, क्योंकि a ऑफ एक्स इंटू टी हमारा 0 है, ठीक। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि थ्रू आउट द जर्नी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी पार्टिकल की, ठीक है ना, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या है, कांस्टेंट है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, देखो u ऑफ एक्स यू कॉस थीटा, v ऑफ एक्स यू कॉस थीटा, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि थ्रू आउट द जर्नी एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे हम लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो लिखते हैं भैया, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, बिल्कुल सही। तो हम लोग
इसको एस लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं रेंज, ठीक है ना। ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, इसी को लिखते हैं रेंज, ठीक है ना, रेंज। और इसी को लिखते हो भैया डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो रेंज इक्वल टू क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला लगाओ, v इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यहाँ पे जीरो से ही शुरू था, तो एस नॉट हमारा जीरो हो गया, बिल्कुल सही है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो रेंज इक्वल टू यू टी मतलब यू ऑफ एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बिल्कुल सही। और यहाँ पे लिख सकते हो u कॉस थीटा इंटू टी, और ये हमारी टर्म जो क्या है भैया, जीरो है। तो रेंज हमारी क्या आ गई, u कॉस थीटा इंटू टी। टी क्या है हमारा, टोटल टाइम है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना उसको टाइम लगा है, ये है हमारा टाइम, ठीक है ना। इसे को कहते हैं टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम या इसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो हमारी रेंज निकल के आ गई, हाँ भैया रेंज हमारी निकल गई, ठीक। दो इक्वेशन लिखा हमने, देखे तो रेंज में मिली और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में भी पता चला कि ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, थर्ड लिखते हैं। तो थर्ड हम लिखेंगे तो उसमें कोई फायदा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें सेम इक्वेशन मिल जाएगी। क्योंकि देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर, ये तो मिलेगा भैया ना, क्योंकि ए तो हमारा जीरो है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट वाली फिर से मिल जाएगी। तो तीसरी वाली इक्वेशन लिखने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में हमने पूरा अपना इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों लिख दिया, ठीक। सेम केस वाई के लिए करना है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। लिखें भैया, आइए लिखते हैं। देखिए तो फर्स्ट वाई डायरेक्शन में ना, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। तो वाई डायरेक्शन में आप देखिए, वाई डायरेक्शन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा है वो क्या है, v ऑफ y दिस इक्वल टू u ऑफ y प्लस a ऑफ y इंटू टी, बिल्कुल सही। तो v ऑफ y हमारा क्या हो जाएगा, u ऑफ y कहाँ भैया, u साइन थीटा माइनस जी टी, सही है ना। a ऑफ y क्या है, माइनस जी इंटू टी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक। ये ऑफ y हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, सेकंड क्या है हमारी। अब देखिए सेकंड क्या है कि आपको जैसे डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा एक्स डायरेक्शन में, वैसे हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीन पोजीशन से कितना उसने मैक्सिमम दूरी अटेंड की, ठीक है ना, मिनिमम दूरी, सॉरी। जैसे कोई पार्टिकल है यहाँ से चला, ऐसे 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 घूमा और फिर यहीं आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। अगर कोई पार्टिकल है जो ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुँच गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, इतनी हो गई, ठीक है ना। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन, वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, और यही डिस्प्लेसमेंट है। और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये हम लोग कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइट h दिस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू आई क्या है, u ऑफ साइन थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो h हमारा ये हो गया, ठीक। रेंज हमारी ये निकल के आ गई, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमें t पता है, ठीक है, इतना हो गया। चलिए ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या कहता है कि वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a y इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो v ऑफ y भैया लिख दो, v ऑफ y क्या है हमारा, v ऑफ y स्क्वायर, ये तो v ऑफ y स्क्वायर, तो v ऑफ y स्क्वायर ही है, इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। देखो v ऑफ y ये निकल के आया, और यहाँ पे u ऑफ y क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस नहीं होगा कि 2g इंटू एच, ठीक, बिल्कुल सही। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास कितनी इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन है। आपको 4 इक्वेशन है,
ठीक है। आपको क्या क्या अननोन है, यहाँ पे आपका टी अननोन है, यू आपको पता है, थीटा आपको पता है, तो टी अननोन है, एक अननोन हो गया, ठीक है। दूसरा अननोन आपका वी ऑफ वाई भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी नहीं लिखा हुआ है। यू और थीटा हमें पता है, तो मतलब कि वी ऑफ वाई भी नोन हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक अननोन, ठीक, फिर हम लोग दो अननोन और यहाँ पे, हाँ, दो अननोन और यहाँ पे तीन अननोन, ठीक। तीन अननोन है, चार इक्वेशन है। आपको क्या करना पड़ेगा, चारों इक्वेशन का यूज करके आपको पहले टी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। टी आप निकालोगे, ठीक, आप एच की वैल्यू यहाँ रख के टी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो टी आप निकालोगे यहाँ पे रख के, ठीक। टी की मतलब टी की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हो, यू साइन थीटा टी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टी की इक्वेशन आप लिखोगे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जैसे जो फोर्थ इक्वेशन लिखी, क्या ये सही है? देखो एक बार, फोर्थ इक्वेशन सही है भैया? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है कि ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिखा, रैंडम तुरंत ही लिख दिया, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, इसको सोचो, क्योंकि ये गलतियां होती हैं। क्यों नहीं सही है? क्यों नहीं सही है भैया? क्योंकि अब देखो, जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगा, मतलब जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ठीक है ना। अगर मैं h यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जैसे y डायरेक्शन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ, अगर मैं y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ भैया, जैसे अगर y डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखूँ, ठीक है, तो वो क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट? y डायरेक्शन में तो कोई मोशन हुआ ही है ना, ये ना। अगर मैं y डायरेक्शन का हाफ लूँ, हाफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट लूँ, तब वो h गया है। अगर मैं टोटल y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लूँ तो वो क्या है? जीरो है, बिल्कुल सही, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका पार्टिकल आपने फेंका और यहीं पे आ गया, ठीक। तो y डायरेक्शन में जो हमारा मोशन हुआ, कितना हुआ भैया? उधर डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में जीरो हो गया ना। मतलब कि यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा? h की जगह जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा? t की वैल्यू मिल जाएगी भैया, क्योंकि थीटा आपको पता है, u पता है और g पता है, तो t की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है। t की वैल्यू निकालो, यहाँ रखो, रेंज की वैल्यू ले लो, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कब होगी? जब u ऑफ y हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा ना, तो उसके पास सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u ऑफ x, ठीक है ना। जैसे कोई पार्टिकल हमने फेंका, जैसे ये गया कोई पार्टिकल, जब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है? सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है? सिर्फ एच डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी बची ही नहीं है ना। मैक्सिमम हाइट हम कैसे बताते हैं? कोई पार्टिकल हम ऐसे उछालें, ठीक है, अगर मैं इस वेलोसिटी से, u ऑफ y मेरा u साइन थीटा, इस वेलोसिटी से अगर हम कोई पार्टिकल उछाल दें से, तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा? जैसे मैक्सिमम हाइट हम कैसे जज करेंगे या कैसे निकालेंगे? ऐसे फेंका हमने तो जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, ठीक है ना। फिर वहाँ से वो रिटर्न होना शुरू करेगा, तो मैक्सिमम हाइट उतनी ही अटेन करेगा। ऐसा ही होगा भैया। जैसे मैं कोई पार्टिकल यहाँ से फेंक देता हूँ, ठीक है, यू वेलोसिटी से, ठीक। तो अब मैं पूछूं कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा, तो भैया कितनी हाइट अटेन करेगा? जैसे यहाँ से गया, ठीक। अब एक पॉइंट ऐसा एच डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वी हमारा वो क्या हो जाएगा? जीरो। यही हो जाएगा भैया, वी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम लोग क्या निकाल लेंगे कि यू स्क्वायर बाई 2g दिस इक्वल्स टू क्या होता है? एच, मैक्सिमम हाइट। यही तो होगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी जज कर सकते हैं, हम यहाँ से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? दिस इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g दिस इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट। और इसको सॉल्व करोगे और यहाँ पे टी रख दोगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। यहाँ पे आप टी सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। बिल्कुल सही। तो देखिए आपकी गलती कहाँ कहाँ हो सकती थी, ठीक है। पहली गलती जो हमने सीधे लिख दिया था, v ऑफ y और v ऑफ x और u ऑफ x, ये जीरो होना चाहिए। नहीं, वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो कांस्टेंट है, ठीक है। पहली गलती यहाँ पे पकड़ी गई। दूसरी गलती और कहाँ पकड़ी गई कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिखा,
ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट लिखा हमने वो क्या लिख दिया भैया, वो डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया h, मतलब आधे टाइम का हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, लेकिन हम पूरा निकालना चाह रहे हैं। ठीक, पूरे में अगर देखा जाए तो वाई डायरेक्शन में कोई मोशन हुआ ही नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है वाई डायरेक्शन में। अगर जीरो है वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे h इक्वल्स टू जीरो रखना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर h यूज कर रहे हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है भैया, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होती है, वाई में नहीं होती। ठीक है, तो इस पे बेस्ड आपका जैम में 2016 या 17 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल से ही आया था। ठीक, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन निकलना है, कैसे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल में यूज करना है, देन आप वो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन निकाला, मतलब कि रेंज निकाली, मैक्सिमम हाइट निकाली, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह जो निकाला, वो सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया, इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है ना, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन था वो क्या था भैया, कांस्टेंट था या यूनिफॉर्म था, आप कह सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल सही। ठीक, यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन वही था, चेंज नहीं हो रहा था। ठीक, बिल्कुल सही। तो ये देखिए जैम में क्वेश्चन आया था प्रोजेक्टाइल मोशन से सीधा सीधा। ठीक है, क्या निकालना था कि ए आर आपको निकालना है, ए थीटा निकालना है व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है ना, पहली बात तो ए आर और ए थीटा देख के इस क्वेश्चन में सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी। ठीक, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। देखिए कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर प्रोजेक्टाइल है तब की हम कंडीशन पूरी लिखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि ए आर और ए थीटा कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सही। तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट मतलब कि यहाँ पे है प्रोजेक्टाइल। ठीक, उसके पास सिर्फ इसी डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी सिर्फ है। ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे तो यही है ना, ये तो मैंने बताया। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी। ठीक, इस पॉइंट पे, इस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लग रहा है, या जी मतलब एक्सेलरेशन उसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसका, वो जी डाउनवर्ड है। ठीक है ना, बिल्कुल सही। और इन दोनों में जो एंगल है वो इसमें 90 डिग्री है ना, बिल्कुल सही। इतना आप समझ गए। ठीक है भैया, यहाँ पे है उसका ओरिजिन। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में आपको ए आर और ए थीटा यहाँ पे निकालना है। बिल्कुल, इतना आप समझ गए। अब अगर जी इधर है तो ए आर और ए थीटा निकालने के लिए देखिए, ए आर का मतलब ये हो गया कि ओरिजिन से, मतलब कि आर कैप की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो मुझे दे दो। ठीक है, आर कैप की जो डायरेक्शन है उसमें मुझे क्या दे दो आप, ए आर दे दो। ठीक, तो आर कैप की डायरेक्शन ये है, ये आर कैप है। ठीक, मतलब कि इस डायरेक्शन में जो ये है जी, यही निकालना है मुझे। इस जी का कितना कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये मुझे निकाल देना है। ठीक है ना, विद निगेटिव साइन। ठीक, क्योंकि आर कैप इस डायरेक्शन में तो निगेटिव आर कैप में। बिल्कुल सही। ठीक, और इसी के परपेंडिकुलर थीटा होता है, तो ये भैया ए थीटा, तो ये हो गया हमारा ए आर और ये हो गया ए थीटा। ये हमें दोनों निकालने हैं, हमें ये पता है। ठीक, और हमें ये भी पता है, ये भी दिया गया है कि जो प्रोजेक्टाइल है हमारा वो इनिशियली 45 डिग्री एंगल पे थ्रो किया गया है। इतना आप समझ गए, बिल्कुल सही। अब देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे है वो। ठीक, हमें क्या निकालना है, अब देखिए मान लीजिए ये जी है। ठीक, अगर इसको मैं यहाँ पे ये थीटा मानूँ, ठीक, अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो देन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सही ना, ये अगर थीटा, ये छोटा वाला एंगल, ठीक है ना, जो इस पॉइंट को और ये ओरिजिन को कनेक्ट कर रहा है, थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये हमारा थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना, इसको अगर ऐसे मिला दो, ये 90 तो ये थीटा, 90 माइनस थीटा और यहाँ पे ये थीटा। ठीक, तो जी का ये इधर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा जी कॉस थीटा। ठीक है, और इधर वाला कंपोनेंट जी साइन थीटा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली, देखिए सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा ए आर है वो है भैया जी साइन थीटा, और ए थीटा हमारा क्या है, जी ऑफ कॉस थीटा।
मतलब अगर हमें ये वाला थीटा मिल जाए, ठीक, अगर ये वाला हमें थीटा मिल जाए देन हम ये पता कर सकते हैं कि ए आर और ए थीटा कितना है, ठीक है ना। विथ अगर डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन लग जाएगा और थीटा कैप और आर कैप आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड अगर का है तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए ए आर और ए थीटा आ गया। अब हमें ये वाला थीटा चाहिए। अब यहाँ पे देखिए थीटा, यहाँ पे टेन थीटा अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये जो हाइट है, ये पूरी जो हाइट है यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे, यही होती है मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल की है वो यही होती है, बिल्कुल सही। और अगर ये मैक्सिमम हाइट कहाँ पे अटेन करता है, बिटवीन द रेंज, मतलब कि रेंज, फुल रेंज के आधे रेंज पे ये मैक्सिमम हाइट अपनी अटेन करता है, ठीक है ना, आइडियल कंडीशन में। तो ये हमारा हो जाएगा भैया ये r/2। मैक्सिमम हाइट कहाँ मिलती है, जब r/2 होता है, ठीक है ना। ये आप निकाल भी सकते हो, ये आप निकाल सकते हो, जैसे हाइट का फार्मूला लिखा, ठीक है, और उसका आप डिफ्रेंशिएशन करके, जो डिफ्रेंशिएशन रूल है ना कि हाइट कहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो आप देखोगे r/2 पे हाइट हमारी मैक्सिमम आती है, ठीक। यहाँ से r/2 निकल गया, ये हमें h पता चल गया। अब देखिए अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूँ तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है r/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 2h/r, ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। अब h और r हम लोग लिख सकते हैं, h और r हम लोग, ये थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, जो यहाँ पे इनिशियल जो थी 45 डिग्री हमें दिया गया था, उसका यूज करके हम लोग h और r भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये h लिख देते हैं, h मतलब मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है भैया, ठीक है, पिछले मतलब कि जो मैंने अभी बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में h और r कैसे निकालते हैं, आपने निकाल दिया होगा। तो h बताइए क्या होगा h इक्वल्स टू u² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा होता है वो क्या होता है, जिस एंगल पे हमारा प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया, मतलब कि यहाँ पे थीटा आप लिख सकते हो 45 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए r क्या हो जाएगा, r हमारा होता है u² sin स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स 90 डिग्री डिवाइडेड बाई g, ये होता है, ठीक। अब देखिए तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, u² से u² चला गया, g से g, साइन 90 डिग्री का मान 1 और साइन 45 का 1/√2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो मतलब 1/2, ठीक है ना। तो हमारे पास बचा tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब tan थीटा आ गया, हमें चाहिए क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे भैया इससे कैसे निकालें। अब देखिए इससे निकालने का एक तरीका होता है, आप क्या करो, ये जो tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीज़ें जो आती है ये आपके लिए वैलिड सिर्फ एक ही केस में है, जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है ना, तभी ये चीज़ें वैलिड होती हैं, तभी ये कॉन्सेप्ट ही आता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप बनाइए पहले राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका थीटा, स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक। और ये आपका परपेंडिकुलर मतलब तो 1 हो गया, बेस आपका 2 है, ठीक है, और tan थीटा आपको 1/2 यहाँ पे दिया गया जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो हो जाएगा √5, ठीक है ना। अब क्या इस राइट एंगल के लिए हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालिए भैया। तो ए ऑफ आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ऑफ आर क्या हो जाएगा भैया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है भैया 1 और हाइपोटेन्यूज है √5, तो हो जाएगा g/√5, ठीक। और यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है आपका कॉस थीटा, तो ए थीटा हो जाएगा 2g डिवाइडेड बाई √5। तो ये जो आपका ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अगर नीचे वाली डायरेक्शन को, मतलब ये आर कैप है तो इसकी निगेटिव डायरेक्शन माइनस आर कैप हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका ये वेक्टर में कहा गया है तो यहाँ पे आपको माइनस आर कैप लगाना पड़ेगा, माइनस थीटा कैप लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, ठीक। तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन एकदम, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था, देख के डरना नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि थीटा कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन आए उसके हिसाब से चलो, पहले ये डिफाइन कर लो कि क्या चीज़ें निकालनी है, निकल गया है, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं उसको निकाल लो, ठीक है। तो ये था आपका जैम में जो आया था क्वेश्चन, ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल सीधे यूज करना है,
एच आर ये सब चीज़ें आप वहाँ से निकाल लोगे और उसी पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आपका दिया गया है कि अगर प्लेन है हमारा, देख रहे हो ना ये प्लेन अभी मतलब ये फ्लैट है, ठीक है ना। अगर हम लोग इंक्लाइन कर दें, जहाँ से हम लोग थ्रो कर रहे हैं अपनी सरफेस जो है वो इंक्लाइन कर दें, ऐसा कर दें, देखो ऐसे, ठीक है, और यहाँ खड़े होकर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल थ्रो करें, तब क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए एक होमवर्क है कि आप क्या करें, इंक्लाइन प्लेन लें जो कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो प्लेन का है वो थीटा है, ये दिया गया है, ठीक। और यहाँ से आप फाई एंगल पे थ्रो कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि एच आर वगैरह क्या होगा, और ये भी निकालना है कि ए आर और थीटा इस केस में क्या होगा, ठीक। और यहाँ पे एंगल ऑफ जो थ्रोइंग एंगल है उसको आप कुछ भी ले सकते हो, 30 40 कुछ भी आप ले लेना, ठीक है। इतना आप कैलकुलेट करोगे, ठीक। तो ये था आपका होमवर्क, भी आपको मिल गया एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन पे, प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, ठीक है ना। तो मैं अंशुमान अब चलता हूँ।